नमस्कार। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। और इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मौलाना साजिद रशीद जी। और इनसे हम बात करेंगे मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई। लोकसभा में काफी बवाल हुआ इस पर, क्योंकि ओवैसी हो या अखिलेश यादव हो, उनका ये कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर एक तरीके से हमला है। जबकि किरण रिजिजू ने कहा कि ये करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि वो मुसलमान जिनको फायदा नहीं मिला उनके लिए ये एक वक्त है कि आप इस बिल का समर्थन करिए। और इसी पर हम इस वक्त बात करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी जी, संवाद पर स्वागत है आपका। थैंक यू। आप, जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वक्फ बोर्ड एक्ट में, आप क्या देखते हैं? आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, अगर सरकार की नीयत सही होती हम्म। तो बिल आने से 3 दिन पहले से ये मामला टीवी पर चल रहा है। हम्म। और टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उनको सीमित करने के लिए बिल लाया जा रहा है। मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी व्यूअर्स का। 1995 एक्ट में जी। 1995 में एक एक्ट में संशोधन आया। और वो संशोधन में दो चीजें फालतू यानी बढ़ाकर दी गई वक्फ बोर्ड को। एक तो ये था कि 54 का नोटिस का अधिकार दिया सीईओ को जी। कि आप 54 का नोटिस देकर एसडीएम और पुलिस के माध्यम से जो भी जमीनें आपकी एक्युपाइड हैं हम्म। उनको वापस ले सकते हैं। हम्म। दूसरे ये कहा कि जो आपकी किराएदारी पुरानी चल रही है, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, उसको बढ़ाकर आज के सर्किट रेट के हिसाब से आप किराएदारी कर सकते हैं। जी। 95 में ये संशोधन हुआ। 2013 में जाके ये अमेंडमेंट में आया, अमल में आया। जैसे ही इस पर कार्रवाई शुरू हुई, 2014 में बीजेपी सरकार आ गई। वक्फ बोर्ड ने जितनी भी अपनी जमीनों पर हम्म। कार्रवाई शुरू की, हम्म। ना एसडीएम ने साथ दिया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने साथ दिया। और पिछले 10 साल ऐसे ही हवा में गुजर गए। वक्फ बोर्ड अपनी एक भी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ला पाया। मैं आपको कुछ चीजें, कुछ जानकारी देना चाहता हूं सर। 1954 में वक्फ एक्ट बना। हम्म। उसके सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरे इंडिया के अंदर सर्वे कराया कि वो संपत्ति जो किसी ने वक्फ बोर्ड को दान की है अपनी इच्छा से, वो कहां कहां है, कितनी है और उसका स्वरूप क्या है। उस सर्वे में कुछ जगहें चिन्हित की गई। हम्म। 1970 में एक गजट सरकार ने पास किया। हम्म। और उन जगहों को गजट के अंदर लाकर, देखिए गजट हम्म। की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। जी। इसमें ऊपर लिखा है भारत सरकार, नीचे लिखा है दिल्ली, चूंकि दिल्ली के संबंधित जगह हैं जो इसमें है। जी। हर स्टेट को भारत सरकार ने अपने अपने जगहों को चिन्हित करके हम्म। उस स्टेट को दे दी। उसके बाद में जब ये सरकार ने हमें चिन्हित करके दे दी और हमें बता दिया कि 10 या 20 या 100 प्रॉपर्टी आपकी है, उसके अलावा तो हम किसी पे हाथ नहीं रख सकते, ना हमें अधिकार है हाथ रखने का। हम्म। हाँ, अगर कोई ऐसी जमीन है जो 1970 के बाद में प्राइवेट आदमी ने या किसी सरकारी एजेंसी ने उस जगह पर जो 1970 के गजट में हमारे वक्फ के अंदर मौजूद है, नाजायज कब्जा कर लिया, हम्म। तो उसको तो हम बोलेंगे भाई आपने नाजायज कब्जा कर लिया, इसको छोड़िए, हम्म। ये तो हमारा अधिकार है। हम्म। चूंकि 1970 के गजट में ये प्रॉपर्टी हमारी है। हम्म। इसी बात को लेकर एक नया भ्रम वक्फ बोर्ड की तरफ से फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है, इतनी ज्यादा शक्तियां उसको मिल गई कि वो जहां हाथ रख दे वो जगह उसकी हो जाती है। हालांकि ये झूठ है। और इस झूठ का सबूत मैं आपको देता हूं। देखिए, हम्म। ये एक और लिस्ट में आपको दिखाता हूं। हम्म। इसमें 8-10 पेज हैं। हम्म। ये मैंने आरटीआई से, दिल्ली वक्फ बोर्ड से निकाला है। इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड हैं,
केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार ने कब्जा कर रखा है। आर्मी, एयरफोर्स, हम्म रेलवे, डीडीए, एनडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार। हम्म और ये का जब मैंने ब्यौरा निकाला कि भाई ये जगह कितनी है, तो ये 250 बीघा जमीन है। 250 बीघा जमीन, दिल्ली हम्म जैसे शहर में 250 बीघे जमीन का मतलब अरबों रुपए की जमीन है। हम्म ये जमीन सारी सरकार के पास है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें से एक प्रॉपर्टी को भी सरकार से नहीं छुड़ा पाया। जब हम अपनी 250 प्राइम लोकेशन की जमीन को सरकार से नहीं ले पाए वापस, तो ऐसी कौन सी जगह है मेरे भाई जिस पे हम हाथ रख दें और वो हमारी हो जाए? लेकिन इस तरह इसमें का भ्रम वक्फ बोर्ड की तरफ से फैलाकर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन रशीदी जी। साहब, क्या ये सच नहीं है कि अगर वक्फ से संबंधित कोई मामला हो तो उसके लिए आप किसी कोर्ट नहीं जा सकते देश के, आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा? आपको इंसाफ के लिए देश के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना आप हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते। क्या ये सच नहीं है? नहीं, देखिए, मैं बताता हूं उसका भी। केंद्र सरकार ने ही हम्म कि एक्ट के हिसाब से एक ट्रिब्यूनल बनाया। हम्म केंद्र सरकार ने बनाया, हम्म वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाया, हम्म मुसलमान ने नहीं बनाया। ये केंद्र सरकार ने ही बनाया ट्रिब्यूनल। हम्म और ये कहा कि भाई वक्फ के जितने भी मामलात हैं, हम्म वक्फ बोर्ड की जितने भी केसेस हैं, उन तमाम केसेस को अदर कोर्ट में जाने की बजाय ट्रिब्यूनल सुनेगा। हम्म ट्रिब्यूनल उस पर अपना कोई फैसला देगा। हम्म लेकिन अगर कोई भी पार्टी वक्फ ऑडियो ऑडियो म्यूट था जी। अगर जी हम्म जी अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी हाई कोर्ट को, हमारे हम्म किसी भी कोर्ट को, हमारे हम्म संविधान में यह साफ लिखा है कि हम हाँ। किसी भी कोर्ट को किसी भी दूसरी कोर्ट में चुनौती कर सकते हैं। रशीदी साहब, और एक ये मेरा सब सवाल। केंद्र सरकार की तरफ से हुआ। जी रशीदी साहब, मेरा जी। एक सवाल ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू सरकार में ये एक्ट बना, उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में संशोधन हुआ, अब मनमोहन सिंह सरकार में फिर 2013 में संशोधन हुआ, अब जबकि एक बार फिर से संशोधन की बात इसमें हो रही है, तो इसमें इतना बवाल क्यों? क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा है, अमेंडमेंट तो होते रहे इसमें। हालांकि ये अलग बात है कि नरसिम्हा राव के समय जो असीमित एक तरीके से अधिकार दिए गए, तो उस पर एक तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल की बात हो रही है, तो इसमें इतना बवाल क्यों? देखिए, एक तो होता है किसी भी एजेंसी को पावर देना, हम्म कि आप अपनी ये पावर एक्स्ट्रा लीजिए और जो भी आपके मामलात हैं उनको सुलझाइए। हम्म इसमें तो किसी को भी एतराज नहीं होगा। हम्म लेकिन जब आप ये कहेंगे कि आपके पास असीमित अधिकार हैं, हम्म हम इन अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, तो किसी को भी एतराज होगा कि हम्म भाई जब हम असीमित अधिकारों के चलते अपनी जगह वापस नहीं ले पा रहे हैं, हम्म अगर आपने ये अधिकार भी हमसे छीन लिए, तो फिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम अपनी जगहों को वापस ले लेंगे? हम्म। वबाल का मतलब सिर्फ ये है। दूसरी लेकिन बात, जी जी। दूसरी बात, दो बातें और इन्होंने कही कि साहब इसमें औरतों की भागीदारी होगी, हम्म और इसमें गैर मुस्लिम मेरे भाइयों की भी भागीदारी होगी। हम्म जहां तक महिलाओं का संबंध है, महिला इसमें ऑलरेडी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर 7 मेंबर होते हैं, उसमें से 2 महिलाएं होती हैं। हम्म या तो वो समाजी कारकुन होती है, या कोई वकील होती है, या इस्लामी स्कॉलर होती है। 2 महिलाएं जरूर होती हैं। तो 7 में से अगर 2 महिलाएं हैं, इससे ज्यादा और क्या भागीदारी आप दोगे? नंबर एक। हम्म नंबर दो, आपने कहा कि गैर मुस्लिमों को इसमें, मेरे हिंदू भाइयों को भी इसमें मेंबर बनाया जाएगा। आप मुझे बताइए, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, या राम मंदिर का ट्रस्ट आपने, या और जितने भी मंदिरों के ट्रस्ट हैं, क्या उसमें किसी मुसलमान को रखा है आपने? किसी सिख को रखा है आपने? किसी ईसाई को रखा है आपने? जब उनमें कोई सिख, कोई ईसाई, कोई दूसरी माइनॉरिटी का आदमी नहीं है, तो फिर मेरे वक्फ बोर्ड में हिंदू भाइयों का मतलब क्या है?
इस पर मुझे ऐतराज होगा कि नहीं होगा, या मेरा ऐतराज ये वाजिब है कि नहीं है, इसको तो आपके व्यूअर फैसला करेंगे। तो अब हमें इन चीजों पर ऐतराज। रशीदी साहब, इसमें अगर महिलाओं की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो, तो इसमें ऐतराज क्यों है? मैंने कहा ना, भागीदारी है, महिलाओं पर तो हमें ऐतराज ही नहीं है। महिलाओं की तो भागीदारी ऑलरेडी है, और अगर कहते हैं आप कि एक आध और बढ़ना चाहिए, हमें उस पर भी ऐतराज नहीं। हम्म। अगर 7 में से 3 को आप कहते हैं कि 3 होनी चाहिए औरतें, अच्छी बात है, लाइए एक और, एक औरत और लाइए, कोई मसला हम्म। नहीं है, औरतों से लेकिन हमें ऐतराज नहीं है। जी, लेकिन रशीदी लेकिन साहब। वक्फ बोर्ड चूंकि खालिस मुस्लिम इदारा है, देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि ये जो संपत्ति है, ये मेरे पुरखों ने, मेरे बाप दादाओं ने मुसलमानों के फायदे के लिए वक्फ की है, अल्लाह के नाम पर दी है। हम्म। तो इस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, हम्म। मुसलमानों का हक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में जो भी गरीब है उसको दिया जाए। उन्होंने हम्म। कहा कि जो मुसलमान गरीब है, हम्म। उसकी पढ़ाई के लिए, हम्म। उसके लालन पोषण के लिए, उसमें जो भी हो सकता है इस प्रॉपर्टी में से उसको दिया जाए। हम्म। तो जब ये खालिस मुसलमानों का मामला है और हम्म। मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ है, तो इसमें मेरे हिंदू भाइयों का क्या मतलब है? लेकिन रशीदी साहब, इसमें आरोप लगता है कि वक्फ पर कुछ लोगों का कब्जा है। दूसरा आरोप लगता है कि वक्फ में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और तीसरा आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार किसी भी जमीन पर दावा कर दिया जाता है, और उसमें वक्फ को जमीन नहीं, पेपर्स नहीं दिखाने होते। दिखाना सामने वाली पार्टी को दिखाना होता है कि आपका है तो आप निकालिए। और ये एलिगेशंस लगते हैं। मैं तीनों बातों का जवाब देता हूं। एक बात का तो मैंने जवाब दे भी दिया आपको। जी। अगर ऐसा होता तो हम अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा लेते अब तक। ऐसा है ही नहीं कि हम जिस पर हाथ रख दें वो प्रॉपर्टी हमारी है, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल। नहीं तो ये प्रॉपर्टी आज हमारी होती। जब हम अपनी ही प्रॉपर्टी नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो हम दूसरे की प्रॉपर्टी पर हाथ कैसे रख सकते हैं? हम्म। दूसरा सवाल क्या था आपका? सॉरी, जहन से निकल गया। दूसरा सब। नाजायज, इस पर हम्म। लोगों का नाजायज कब्जा है। हम्म। ये जो संपत्तियां जो मैंने बताई है आपको, ये सरकारों के पास है। मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि ये सारी संपत्ति वापस कर दे, और अगर वापस नहीं करती तो इसका जो आज सर्किल रेट का हिसाब से किराया बनता है, वो किराया हमें दे दे। नंबर 3, जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, मैं उससे एग्री करता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार का भी कारण है। भ्रष्टाचार करने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं, मुसलमान। ये भ्रष्टाचार करने वाले वो लोग हैं जिनको सरकार, जैसे स्टेट में जिसकी भी सरकार होती है, वक्फ बोर्ड वो बनाती है, वक्फ बॉडी वो नियुक्त करती है। चेयरमैन उसकी पार्टी का आदमी होता है, मेंबर उसकी पार्टी के आदमी होते हैं, या कोई सरकारी अफसर होता है, वो भी उसी के अधीन आता है, सरकार के। जी। बॉडी जो बनती है वक्फ स्टेट की, वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। अब वो सरकार के नुमाइंदे, क्योंकि 15 साल, 20 साल, 30 साल उन्होंने पार्टी की दरिया बिछाई होती है और उनको मिला कुछ नहीं होता, इसमें वक्फ बोर्ड में आके वो चेयरमैन बन जाते हैं। तो फिर यहाँ आकर वो खुर्द-बुर्द करते हैं, जमीनें बेचते हैं, किराए के नाम पर पैसा खाते हैं, ये करप्शन इसमें होता है। हम्म। अगर इसमें करप्शन है, मैं एक सवाल सरकार के समक्ष रख रहा हूं, इसमें करप्शन है, मैं भी मानता हूं। हम्म। जब इसमें करप्शन है, आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए, जैसे सिख प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी है, उसमें प्राइवेट लोग हैं सिख, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही हमारी भी एक प्राइवेट कमेटी बना दीजिए। आप सरकारी लोगों को इसमें लाते क्यों हैं, जो हम्म। इसमें भ्रष्टाचार करते हैं? हम्म। आप सरकारी लोगों से हटा दीजिए इसको। जब ये प्राइवेट लोगों के हाथों में आएगी, तो ये संरक्षण भी अच्छा होगा और इसका हम्म। देखरेख भी अच्छी होगी। जी। रशीदी साहब, एक मेरा सवाल यह है कि जो तमिलनाडु का मामला आया था, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेम्पल था। वहां गांव में जब एक आदमी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया, तो उसे पता चला कि पूरी जमीन वक्फ की है। देखिए, वक्फ संपत्ति जो भी है, एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। हम्म। ऐसा नहीं कि ये वक्फ संपत्ति 1947 के बाद में ही लोगों ने दी है, उसके पहले नहीं दी।
जब जब यहाँ देखिए मुसलमानों की हुकूमत भी रही है, और मुसलमान हिंदुस्तान में हमेशा रहे हैं। हिंदुस्तान कभी भी मुसलमान मुसलमान हमेशा रहे हैं। और मुगलों के जमाने में या भी जब भी मुसलमान बादशाह थे, उस वक्त में जागीरदारी मुसलमानों की थी ज्यादा, ये भी आप मानते हैं। तो अगर उस वक्त में किसी ने कोई जागीर, कोई जगह वक्फ कर दी अल्लाह के लिए, और उसके बाकायदा उस वक्त के पेपर बने हुए मौजूद हैं, और वो कहीं से वक्फ बोर्ड को मिल जाते हैं, और उन पर वक्फ अल्लाह लिखा हुआ होता है, तो उस पर तो दावा कर सकता है बोर्ड, जी। क्योंकि वो वक्फ की जमीन है, हम्म। वक्फ उस पर लिखा हुआ है, मुसलमान ने वक्फ की है, हम्म। तो इस पर मेरा हक बनता है कि मैं दावा करूं। हम्म। लेकिन अगर उसके पेपर नहीं है, हम्म। तो फिर भी अगर दावा करता है कोई वक्फ बोर्ड का आदमी, तो वो गलत है, मैं उसको गलत मानता हूं। दूसरी बात यह है कि इस तरह के मामलात को हम्म। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि जैसे मंदिर का मामला है या कोई इस तरह की बात है, उसको अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। एक 1500 साल कोई हम्म। उसको चाहे वक्फ करके गया हो, किसी ने नाजायज भी बना लिया हो, बन गया, बात खत्म हो गई। रशीदी मैं साहब, इसका लेकिन पक्षधर नहीं हूं। रशीदी साहब, एक सवाल उठ रहा है कि जब मंदिर पर, ट्रस्ट पर जब सरकार का कंट्रोल है, तो फिर आम लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि फिर वक्फ पर क्यों नहीं कंट्रोल है गवर्नमेंट का? वक्फ कंट्रोल से क्यों बाहर? इस पर भी तो सरकार का कंट्रोल है, अभी तो बताया मैंने आपको, हम्म। सारा कंट्रोल सरकार का है। चेयरमैन सरकार का होता है, सारे के सारे मेंबर सरकार के क्या होते हैं। जो जो राजस्व आता है उस पर सरकार का कंट्रोल है? देखिए, सरकार जो सीओ होता है, सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सरकार का आदमी होता है, और उसकी जानकारी के बगैर एक पैसा भी कहीं से वसूला नहीं जा सकता। जो किराया आता है प्रॉपर्टी का वक्फ बोर्ड की, वो सारा उसकी जानकारी में होता है। जो किराया बदला जाता है, किराएदारी अगर बदली जाती है, उससे जो पैसा आता है वो उसकी जानकारी में होता है। हम वक्फ प्रॉपर्टी की, अगर वो होर्डिंग लगते हैं तो कंपनी के साथ डील सीओ करता है, उसका रेट सीओ तय करता है। सारी चीजों तो सरकार का आदमी बैठा हुआ कर रहा है, तो फिर सरकार का होल्ड कैसे नहीं है? जी। दूसरी बात, हम्म। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से इमाम हूं, और दिल्ली के अंदर करीब 185 इमाम हैं, 50 अजान देने वाले हैं। हम्म। इन तमाम लोगों की जो तनख्वाह है, वो जो सरकार का आदमी बैठा है सीओ, हम्म। उसके साइन के बगैर नहीं आती, हम्म। और वो वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू से आती है। हम्म। वक्फ बोर्ड से जो रेवेन्यू मिलता है, उसकी जमीन का किराया है, या वक्फ बोर्ड होर्डिंग लगाता है उसका पैसा है, उससे जो रेवेन्यू होता है उससे वो तनख्वाहें दी जाती हैं। हम्म। हम हमेशा इस बात के मुखालिफ रहे हैं कि इमामों की तनख्वाहें सरकारी पैसे से न दी जाएं, सरकार की ग्रांट से न दी जाएं। हम बिल्कुल खुले लफ्जों में उसका उसकी निंदा करते हैं, और हम कभी नहीं लेते। अगर पता चलता है कि सरकार ने ये पैसा दिया है, तो हम बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि सरकार से हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। देखिए रशीदी साहब, एक सच्चर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वक्फ में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो अगर पारदर्शिता के जी। लिए सरकार कुछ अमेंड करना चाह रही है, तो उसमें इस तरह का विरोध क्यों? और दूसरा सवाल ये कि वक्फ की पूरे देश में 52,000 संपत्तियां थी 2009 तक, 4 लाख एकड़ तक की। 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति थी, जो आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा है। यानी पिछले 6-7 साल में, 8 साल में दोगुने से भी ज्यादा। तो सवाल यही उठ रहा है कि ऐसा कैसे? देखिए, ये जो आप वक्फ संपत्ति बढ़ने की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे सर के ऊपर से गुजर गई बात। जी। इसलिए गुजर गई कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर हमारी नाजायज ऑक्युपाइड है, हम इसको नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कहां से बन जाएगी, संपत्ति कैसे बढ़ जाएगी? मेरी समझ से बाहर है ये चीज। हम्म। दूसरी बात, आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही है। हम्म। सच्चर कमेटी ने यह भी कहा है कि मुसलमान आज के वक्त में दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। मेरा सवाल सरकार के समक्ष ये है हम्म। कि जब आप 40 संशोधन लेकर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड में, उन संशोधनों के साथ में क्या आपने उन दलित से बदतर
जिंदगी जीने वाले मुसलमान बच्चों के लिए, मुसलमान गरीबों के लिए क्या कोई मेडिकल कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज या कोई इस तरह की कोई स्कीम लाए हैं? क्या हम मुसलमानों की उन्नति के लिए ये काम भी करने जा रहे हैं संशोधन के अलावा? लेकिन जब ऐसा सबका कुछ भी साथ, नहीं है। लेकिन राशिदी साहब, जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो मुसलमान नहीं आते उसमें। देखिए, ये वक्फ बोर्ड से हटके सवाल है। हम्म। ये हम्म। वक्फ बोर्ड से हटके सवाल, ये वक्फ नहीं, बोर्ड से आपने के कहा कि ताल्लुक से सवाल मुसलमान नहीं है के आपका। लिए, तो मुसलमान, आपने कहा मुसलमान के लिए, तो क्या अगर कोई स्कीम्स लॉन्च की जा रही है तो क्या वो मुसलमानों के लिए नहीं है? अगर उज्ज्वला योजना नहीं, आई, मुसलमानों मैं के लिए नहीं थी? मेरा 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 जो सवाल है सरकार की योजना से नहीं है। हम्म। मेरा सवाल ये है कि जब आप 40 संशोधन वक्फ बोर्ड में लाना चाहते हैं, हम्म। तो चूंकि हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम्म। जो आपके पास भी है, सरकार के पास भी है हम्म। और दूसरे लोगों के पास भी है, तो जब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से रेवेन्यू निकालकर या उन प्रॉपर्टियों को छोड़कर वक्फ बोर्ड को वापस देकर आप मुसलमानों के उत्थान के लिए क्या दे रहे हैं? लेकिन रशीदी साहब मैं उन्हीं पर, सरकारी योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार लेकिन तो देखिए, हमारे देश की जो सरकार होती है सर, वो धर्मनिरपेक्ष होती है। वो जो, चूंकि हम संविधान पर अमल करते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान से ही देश चलता है, तो हम्म। ऐसी कोई भी स्कीम कोई भी सरकार ला ही नहीं सकती संविधान के अकॉर्डिंग, जो सिख के लिए अलग हो, मुसलमान के लिए अलग हो, ईसाई के लिए अलग हो, हिंदू के, जो भी स्कीम आएगी वो सबके लिए बराबर आएगी, जी, रशीद साहब क्योंकि स्कीम पे संविधान जाएंगे तो हमारा ये भटक कहता है। जाएंगे। स्कीम पे अभी जी। फिलहाल, क्योंकि आपने कहा वक्त को लेकर, तो एक तो इसमें सरकार की एक कोशिश ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो। अगर वक्त की तरफ से कोई किसी प्रॉपर्टी का दावा किया गया विवादित हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो इसमें क्योंकि लगातार करप्शन के चार्जेज, अतिक्रमण के चार्जेज, इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि नया अगर अमेंडमेंट होता है, क्योंकि अब तो जेपीसी में फिलहाल गया तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन अगर ये आता तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता? देखिए, मैं आपको फिर इसको इसको जोड़ूंगा इस सवाल को आपके सीए एनआरसी से। जी। जैसे आप मुझसे मेरे बाप दादा के बारे में पूछ रहे हैं सीए एनआरसी में, कि भाई आप बताइए आपके बाप कहाँ पैदा हुए, आपके दादा कहाँ पैदा हुए, उनकी जन्म पत्री दिखाइए। आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे दादा या मेरे बाप अनपढ़ थे, उन बेचारों को लिखना नहीं आता था, उन्होंने मेरा जन्म भी नहीं लिखा, अपना जन्म तो वो क्या लिखते। और बाद में अगर आप गांव से आते हो, तो गांव देहात में आज भी कोई जन्म पत्री नहीं बनवाता। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, वो हॉस्पिटल वाले उसका जन्म पत्री बना के दे देते हैं। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में घर पैदा होते हैं, उनकी कोई जन्म पत्री आज भी नहीं बनवाता। तो मेरा कहना यह है कि जब ये सरकार का गजट है हमारे पास, या तो आप ये कहिए कि सरकार का जो गजट है ये झूठा है, हम इसको मानते नहीं है, हम तो नए सिरे से इन प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। हम्म। एक बात तो ये है। जी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार का गजट झूठा है, ये भी नहीं कह रहे हैं आप, हम्म। और ये भी कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ेगा भाई, जब ये भारत सरकार गजट है 1970 का, तो हम्म। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना चाहते हैं आप हमसे? ये सरकार के तो गजट है, सरकार ने खुद चिन्हित की है ये जगह हमारी, तो फिर हम रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं? हम्म। ये एक सवाल उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। जब ये लेकिन गजट, या तो आप कहिए कि गजट को हमारी सरकार नहीं मानती, हम तो अलग से एक गजट बनाएंगे, लेकिन तो रशीदी एक साहब बात क्या, समझ में आती है। रशीदी साहब क्या ये सच नहीं है कि जो भी शमशान वगैरह जो भी बनवाने का काम होता है, अगर वक्फ की तरफ से बनवाया जाता है तो उसके आसपास की जो जमीन है, वक्फ की तरफ से उस पर भी दावा किया जाता है? और अगर दावा कर दिया जाए क्या बनवाया तो जाता है सर, क्या बनवाया जाता है, मैं समझ नहीं पाया। शमशान या इस तरह की चीजें जब बनवाई जाती है, शमशान या इस तरह के अलग अलग जगहों पर, तो जी। उसके आसपास जो मजार है, जो भी चीजें हैं, अगर वहां पर क्या वक्त दावा नहीं करता और दावा करेगा तो उसके खिलाफ कौन जाएगा वहां पर दावा करने के लिए? क्योंकि आप वक्त के देखिए खिलाफ कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये लोगों में कंफ्यूजन है इस देखिए बात की, जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, मैं कर रहा हूं क्लियर उसको। जी। अगर कोई संपत्ति हमारी वक्फ गजट में मौजूद है हम्म। और उस पर कोई शमशान बनाना चाहता है, हम्म। तो हम उस पर दावा करेंगे कि भाई ये हम्म। जगह तो हमारी, शमशान मत बनाइए इस पर आप। हम्म।
शमशान मत बनाइए। इवन यहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं आप बना सकते, कोई एजुकेशन हब भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारी जमीन है। हम चाहेंगे तो बनाएंगे, हम्म। या सरकार हमसे कहे कि भाई ये इतनी जगह आप फला चीज के लिए दे दीजिए, नोबल कॉज के लिए दे दीजिए, कोई बात नहीं है, होता है, आपस में बैठकर बातचीत होती है। और दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगहें इस तरह से, जो चेयरमैन वगैरह आते हैं, पहले चेयरमैनों ने दिल्ली सरकार को दी है जगहें। डीपीएस स्कूल जो बना हुआ है, डीपीएस स्कूल जानते होंगे आप। जी। डीपीएस स्कूल निजामुद्दीन के पास में, ये जी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ है। ओबराय होटल जो है, ताज ओबराय जिसको कहते हैं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ है। ये क्या नाम आपका, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है, इसमें बहुत सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। हम्म। अब ये जगहें बन गई, हम्म। अब वक्फ बोर्ड तो दावा नहीं कर रहा है कि हम्म। लाओ जी हमें वापस दे दो, हम्म। बन के खड़ी है, देश के हम्म। काम आ रही है, बात खत्म हो गई। हम्म। तो ये है कि ये इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ताकि लोग ये बातें सुनकर कि अच्छा वक्फ बोर्ड इतना अतिक्रमण करता है, वक्फ बोर्ड इतना जालिम है कि जिस पर हाथ रख दे वो जमीन उसी की हो जाए। आप मुझे बताइए, जिस देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर और मूर्तियां तलाश की जा रही हो, वहां मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कह दे कि ये जगह मेरी है। हमें अपनी मस्जिदें बचानी मुश्किल हो रही है भाई। जो मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिदें हम्म। बचानी मुश्किल हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो चाहे, जहां चाहे हाथ रख देते हैं, वो जगह हमारी हो जाती है। हम बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए, ज्ञानवापी को बचाना मुश्किल हो रहा है, मथुरा ईदगाह मस्जिद को बचाना मुश्किल हो रहा है, और आगे वो 33,000 प्रॉपर्टियां बता रहे हैं कि वो सब हमारी हैं और हम वापस लेंगे। हमें तो बचाना मुश्किल हो रहा है, आप कह रहे हैं हमारी, हम जहाँ चाहे हाथ रख दें। तो ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान या वक्फ बोर्ड ऐसा कर रहा है। ऐसा है नहीं। अगर हकीकत में आप देखें, वक्फ हम्म। बोर्ड से ज्यादा कमजोर और वक्फ बोर्ड से ज्यादा परेशान एजेंसी सरकार की कोई नहीं। ऐसे में जब नया कानून अगर बनेगा तो मैं एक बार और एक सवाल और, ये है कि नया कानून अगर बनता है, जो अमेंडमेंट होता है, तो इससे क्या कुछ इम्पैक्ट होगा जो आप चाह रहे हैं कि वो चीजें ना हो, जिससे कहीं ना कहीं वक्त के जो देखिए, संप्रभुता है उस पर छेड़छाड़ होगी? देखिए, हम इस कानून को बनने नहीं देंगे, हम्म। और ये कानून बनेगा तो हम इसको मानेंगे नहीं। हम्म। ऐसे कानूनों को, जैसे किसानों ने अपने खिलाफ बने हुए कानूनों को जूते की नोक पर रख दिया कि हम नहीं मानते, हम भी उसको नहीं मानेंगे। देश का सारा मुसलमान संविधानिक तरीके से अपने हक को लेने के लिए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, सड़कों पर आएगा, देश का लेकिन सारा मुसलमान। लेकिन जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को इससे फायदा ही नहीं है, और ये वो समय है, आ गया है जब उन मुसलमानों को फायदा हो, इसीलिए वक्त की जरूरत है। ये झूठे लोग हैं, कहता हूं। एक मौलाना आजाद फाउंडेशन हुआ करता था, पहाड़गंज में उसका ऑफिस था, नई दिल्ली स्टेशन के सामने, जिसका 15,000 करोड़ का सालाना बजट हुआ करता था, 15,000 करोड़। हम्म। और वो क्या करता था, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप देता था और हम्म। एजुकेशन लोन देता था। आज वो मौलाना आजाद फाउंडेशन, पहले उसके चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, और अब वो आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया, उसका बजट घटा के 6 करोड़ कर दिया, और जितना उसमें अमला था, जितने लोग काम करने वाले थे, उन तमाम को हटा दिया। आप बताइए, देश की एक बड़ी माइनॉरिटी, देश में मुसलमान 30 करोड़ के आसपास है, हम बड़ी माइनॉरिटी हैं देश की। एक अल्पसंख्यक मामलों का मिनिस्टर हुआ करता था हमारा, उसको खत्म कर दिया। किरण रिजिजू अगर बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्टों की तादाद कितनी है यहाँ देश में? भाई, जमहूरी मुल्क में सर गिने जाते हैं जिसकी तादाद ज्यादा होती है। आप बताइए, अगर मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी सरकार उसकी बनेगी, या जिसकी सीटें कम आएंगी सरकार उसकी बनेगी? सरकार उसकी बनती है जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं। जब हम देश की बड़ी माइनॉरिटी हैं, तो अल्पसंख्यक मामलों का मिनिस्टर मुसलमान बनना चाहिए, या वो जो 1.5-2% लोग हैं? इससे पता चलता है, बीजेपी खुले लफ्जों में कहती है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए,
मुसलमान को ये लोग टिकट नहीं देते, मुसलमानों के इदारों को ये खत्म कर रहे हैं। तो आप मुसलमानों के लिए बिल लाकर और हिंदुओं में इस तरह की बातें फैलाकर कि वक्फ बोर्ड ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या ये देश में नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं? ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? दरअसल पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मेरे हिंदू भाइयों ने इनको झटका दिया है, क्योंकि मैं एक बात खुले मंच से कहता हूं आपके मंच पर, देश का 85% हिंदू मुसलमान के साथ झगड़ा नहीं चाहता। देश का 85% हिंदू देश में नहीं चाहता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम बाप दादा के वक्त से साथ में रहते हुए आए हैं। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हम कोई अरब से आए हुए मुसलमान नहीं है, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जी। हमारे दादा, परदादा, सकड़दादा, लकड़दादा कभी जी। हिंदू से मुसलमान हुए थे। हम कन्वर्टेड हैं। मैं मुसलमान गुजर हूं, एक हिंदू गुजर बिरादरी भी है। जो गोत्र उनके हैं वो एक गोत्र हमारे हैं, जो खून उनके अंदर है वो खून हमारे अंदर है। तो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हिंदू भाई नहीं चाहता कि आपस में नफरत हो। ये चूंकि इलेक्शन में हिंदू भाई इस बात को समझ गया कि बीजेपी पार्टी सिवाय नफरत फैलाने के, सिवाय धर्म की राजनीति करने के कुछ नहीं करती, इसलिए झटका दे दिया। मेरा एक सवाल और है सरकार के सबब, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, जितने बिल आए, जितने कानून आए, सारे मुसलमानों के खिलाफ। हिंदुओं का था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कारोबार के मौके पैदा करेंगे, 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे। ये कहां गए? बीजेपी महंगाई आज चरम सीमा पे है। टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है। धनिया जो है पहले फ्री में दे देते थे लोग, अब कहते हैं कि 10 रुपए का भी नहीं मिलेगा, 10 का भी नहीं मिलेगा। ऐसी महंगाई के वक्त में सिलेंडर 1100 हो गया। जब कांग्रेस सरकार थी 450 था। पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 के आसपास हो गया। ऐसी महंगाई के वक्त में क्या हिंदू भाइयों पर मारनी पड़ रही है? क्योंकि हिंदू भाई मेजोरिटी में है यहाँ, तो ज्यादा जी। नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है ना। जो जी। जितनी जिसकी भागीदारी है उतना ही नुकसान भी उसके हिस्से में आएगा। इसलिए मेरा हिंदू भाई भी इस चीज को समझ गया है कि देखो ये धर्म के नाम पर लड़ाकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और हिंदुओं को एक बिल अगर हिंदू के लिए आया हो तो बता दो। एक बिल भी नहीं आया। जो दे रहा है इनको, ये सोच के कि हिंदुत्व के लिए काम कर रही है पार्टी, उस हिंदू के इस हिंदू का क्या, उसको क्या दिया आपने? बस मंदिर बना के दे दिया। और राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। आप मुझे बताइए, हम्म। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, क्या एक राम मंदिर बनने से उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? उनको नौकरियां मिल जाएंगी? उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ये तो धर्म स्थल है। चलो आपने बना दिया, पूजा पद्धति का एक तरीका है। जो लोग वहां माथा टेकने जाएंगे जाएंगे। सारा हिंदू तो नहीं जाता, सारे देश का हिंदू तो नहीं जा पाएगा। अपने अपने जगहों पर करते हैं। जैसे मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, दूसरा मुसलमान दूसरी में पढ़ता है, तीसरा तीसरी में पढ़ता है। ऐसे ही हिंदुओं का भी मामला है, जहां अपने मंदिर हैं उनमें सब लोग करते हैं। तो अगर आपने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, तो ऐसा कौन सा तीर मार दिया आपने हिंदुओं के लिए कि हिंदू खुश होकर आपसे फिर भी वोट दे? और आपने उसका भी इवेंट इतना तकड़ा कर दिया दिया जता दिया कि भाई ये सरकारी और सियासी फायदे के लिए हम कर रहे हैं, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी शंकराचार्य थे चारों के चारों, आपको याद होगा, चारों ने उसकी मुखालफत की। जितने लोग पिछले 50-60 साल से 70 साल से राम मंदिर को बनाने के लिए केस लड़ रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, परेशान थे, पैसा खर्च किया, वक्त जाय किया, उन सबको हटाकर ट्रस्ट दूसरे लोगों को बना दिया। क्या मेरे देश का हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है? क्या मेरे भाई बिल्कुल सारे अनपढ़ हैं, वो नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो उनके साथ में? हर हिंदू, हर मुसलमान, देश का हर नागरिक अब जागरूक है। सोशल मीडिया ने उसको इतना जागरूक कर दिया कि सुबह से शाम तक की सारी खबरें टीवी देखे बगैर उसके पास पहुंच रही हैं। जी। टीवी जी। देखे बगैर। जी। अब टीवी को नहीं देख रहा है कोई, मोबाइल में सारी। तो मैं जो ये
पार्लियामेंट के इलेक्शन में झटका दिया हिंदुओं ने, उस झटके को ये मैं नहीं समझता कि ये इनको अकल अभी तक आई कि नहीं है कि हम इस तरह के काम करके दोबारा इन हिंदुओं को वापस ले आए। वो वक्त निकल गया, जी। अब हिंदू तो वापस नहीं आएगा। जी और तो नफरत जाहिर फैलाओगे तो और ज्यादा आपसे हिंदू भागेगा। जी तो जाहिर तौर पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी साहब का कहना है कि किसी भी कीमत पर वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव नहीं होने दिया जाएगा, और लगातार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी सियासी फायदे के लिए सब कर रही है। और साजिद रशीदी साहब, आपने एबीपी लाइव पॉडकास्ट को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई।